उत्तराखंड की राजनीति में नए नए घटनाक्रम लगातार हो रहे हैं। इन घटनाक्रमों का असर सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड की राजनीति में हल्द्वानी एक ऐसा क्षेत्र है जो लगातार चर्चाओं में बना रहता है और हल्द्वानी एक ऐसा क्षेत्र है जहां कांग्रेस का चक्रव्यूह बेहद मजबूत है। उस चक्रव्यूह को भेदने में बीजेपी नाकाम रही है। क्यों बीजेपी नाकाम रही है, हल्द्वानी में जो कुछ हो रहा है वो क्यों हुआ है, यह सारी बात लेकर मैं आपके सामने हाजिर हो गया हूं। लेकिन मैं अपने इस प्रकरण को लेकर आगे बढ़ूं उससे पहले मेरा आग्रह यह है, इस रिपोर्ट को आखिर तक जरूर देखिएगा। रिपोर्ट पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, इस पर अपनी टिप्पणी जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से लगातार मजबूत भू कानून और मूल निवास को लेकर आंदोलन चल रहा है। मजबूत भू कानून क्यों जरूरी है, इसके अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं। मूल निवास क्यों जरूरी है, इसके लिए भी कई तरीके से पैरवी हो रही है। लेकिन आज इसके इर्द गिर्द भी एक घटना हो रही है जिसे मूल निवास और मजबूत भू कानून से जोड़कर देखा जा सकता है। उत्तराखंड सरकार बार बार डेमोग्राफिक चेंज की बात करती है और इसको लेकर उसके पास शायद कोई ऐसे मजबूत आंकड़े हैं जो कहीं आशंकाएं पैदा कर देते हैं। आज मैं हल्द्वानी की घटना को मूल निवास और जो मजबूत भू कानून है उससे जोड़कर देखने की कोशिश कर रहा हूं कि क्यों हल्द्वानी एक ऐसा शहर बन गया है जहां पर कई बार समस्याएं खड़ी हो जाती है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो जाती है। उत्तराखंड के बनने के बाद राज्य में विधानसभा के 5 चुनाव हुए। इन 5 चुनावों में कांग्रेस का मजबूत किला बीजेपी भेदने में नाकाम रही है। आपको यह बात बहुत अच्छे से पता होगी कि 2017 में जो बीजेपी की आंधी थी उसमें कांग्रेस के बड़े बड़े सूरमा हिल गए थे या कह लीजिए कि उड़ गए थे। लेकिन हल्द्वानी एक ऐसी विधानसभा सीट थी जहां से इंदिरा हृदयेश दोबारा या कह लीजिए फिर से चुनाव जीत गई। यही नहीं, उसके बाद 2022 में भी बीजेपी की आंधी थी, थोड़ा कम थी 17 के मुकाबले, लेकिन फिर भी कांग्रेस का मजबूत किला बीजेपी नहीं भेद पाई थी। क्यों, यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। हल्द्वानी एक ऐसा शहर है जिसे कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाता है। आर्थिक रूप से यह क्षेत्र बेहद संपन्न है। जब किसी क्षेत्र में आर्थिक रूप से तरक्की होती है तो आसपास के क्षेत्रों से लोग वहां पर आजीविका के लिए बसते चले जाते हैं। हल्द्वानी के साथ भी ऐसा ही हुआ। उत्तर प्रदेश के कई जिलों से कारीगर काम धंधे की तलाश में हल्द्वानी पहुंचते हैं और हल्द्वानी में वो अपने छोटे छोटे आशियाने बनाते हैं। ऐसे आशियाने वनभूलपुरा और उसके आसपास भी बनते हैं और यहां पर जिस तरीके का रिकॉर्ड राज्य सरकार के पास होना चाहिए वो रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। कई लोगों के पास वैध दस्तावेज भी नहीं होते और वो यहां रह रहे होते हैं। इस तरीके की भी जानकारी कई बार प्रशासन के पास और पुलिस के पास होती है। हालांकि राज्य सरकार ने कई बार कुछ रियायतें दी हैं। उधम सिंह नगर जिले में अभी पिछले महीने ही राज्य सरकार ने नजूल नीति में परिवर्तन करके 50 वर्ग मीटर से कम पर रह रहे लोगों को मालिकाना हक दे दिया। एक आइडेंटिफिकेशन हुआ कि कौन व्यक्ति कहां रहता है, कितने साल से रहता है। ऐसी व्यवस्था दूसरे शहरों में भी की जा रही है, लेकिन हल्द्वानी में यह संभव नहीं हो पाया क्योंकि नैनीताल हाई कोर्ट ने इस बस्ती को खाली करने का आदेश दिया हुआ है। अगर 1 साल पहले हम चले जाएं तो आपको याद होगा हल्द्वानी शहर में उस समय भी अतिक्रमण को हटाने के लिए राज्य सरकार ने प्रयास किए थे, लेकिन वो विफल हो गए थे। और इस बार जब वो प्रयास हुए हैं तो आपके सामने उपद्रव साफ तौर पर दिखाई दे रहा है।
किसकी गलती है मैं इस पे नहीं जा रहा हूं, मैं राजनीतिक बात करने जा रहा हूं कि कांग्रेस का मजबूत किला बीजेपी भेदने में असफल क्यों रही। 5 में से 4 विधानसभा चुनाव कांग्रेस जीती है। और कुछ आंकड़ों की बात हम करते हैं तो उन आंकड़ों की तरफ मैं आपको लेकर जाता हूं। सबसे पहले 2022 से ही शुरुआत करते हैं, जो पिछला विधानसभा चुनाव उत्तराखंड में हुआ था। सुमित हृदयेश जीते थे और सुमित हृदयेश को 50,000 से ज्यादा वोट मिले थे। अगर मत प्रतिशत में हम देखें तो 50%, 50% वोट कांग्रेस को मिले थे और 42% वोट बीजेपी के जोगिंदर सिंह रौतेला को मिले थे। यानी कांग्रेस एक अच्छे मार्जिन से हल्द्वानी की सीट जीत गई, आसानी से हल्द्वानी की सीट जीत गई, ऐसा भी कह सकते हैं। 2017 में चलते हैं, जिस समय बीजेपी की आंधी आई थी। उस समय कांग्रेस को 46.5% वोट मिले थे और उस समय इंदिरा हृदयेश चुनाव जीत गई थी। बीजेपी को उस समय 39.5% वोट ही हासिल हुए थे। थोड़ा और पीछे चलते हैं, 2012 तक चलते हैं। 2012 में कांग्रेस ने थोड़ी सी अपनी पोजीशन को लूज किया था। कांग्रेस को माफ कीजिए, 2007 की अगर हम बात करते हैं तो 2007 में बीजेपी के नेता जीत गए थे। उनको 36% वोट मिले थे और इंदिरा हृदयेश को 32% वोट मिले थे। बंशीधर भगत जो है 2007 में चुनाव जीते थे। लेकिन अगर 2012 में हम चुनाव में जाते हैं, उसके आंकड़ों को देखते हैं तो 52.85, सीधा 53% वोट कांग्रेस के हाथ में आए थे और 23% वोट बीजेपी को मिले थे। यह पिछले 4 चुनाव का लेखा जोखा है। उससे पहले का विधानसभा चुनाव भी कांग्रेस जीत गई थी। अब यह बात आती है कि कांग्रेस क्यों जीतती है। अगर ध्रुवीकरण की बात करते हैं तो एक वर्ग सीधा सीधा बीजेपी के खिलाफ वोट करता है। वो वोट कई बार समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के पास भी जाता है और जब उसे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को देने से फायदा होगा तो वो कांग्रेस को दिया जाता है। और हल्द्वानी में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि यहां पर डेमोग्राफिक चेंज हुआ है। इस तरीके का इंटेलिजेंस इनपुट सरकार के पास पिछले कई वर्षों से है। और ये लोग कहां से आए हैं, इस बात का जब खुलासा होता है तो पता चलता है कि जो उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, जो उत्तराखंड की सीमा से मिलते हैं, वहां से ये लोग उत्तराखंड में आते हैं। और हल्द्वानी चूंकि सबसे बड़ी मंडी है, सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है कुमाऊं का, वहां सेटल्ड हो जाते हैं, उनके वोट बनते हैं और वोट हमेशा ही उनके कांग्रेस के पक्ष में जा रहे हैं। यह सीधा सीधा एक पैटर्न है और इस पैटर्न को तोड़ने की ही कोशिश बार बार बीजेपी की सरकार करने की कोशिश कर रही है। जब हम मूल निवास और मजबूत भू कानून की बात करते हैं तो यह सारी चीजें देखी जाती हैं, लेकिन किसी को कहीं पर भी बसने से रोका नहीं जा सकता। इसीलिए इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि ना तो ये लोग यहां पर जमीन खरीद रहे हैं, ना यहां पर कोई नौकरी मांग रहे हैं कि इनको मूल निवास या स्थायी निवास की कोई पर्ची चाहिए या कागज चाहिए। ये तमाम लोग यहां पर कारोबार करने के लिए, छोटे मोटे धंधे करने के लिए आए हैं और वनभूलपुरा जैसे क्षेत्र में रहते हैं। अगर सरकारी रिकॉर्ड में इस क्षेत्र की आबादी को देखा जाए तो वो कुछ और है और वास्तविक आबादी को देखा जाए तो कुछ और है। अब जब यह मिसमैच होता है तो सरकार के कान खड़े होते हैं और जब आबादी बढ़ती है तो अवैध कब्जे भी होते हैं और उन अवैध कब्जों को हटाने का आदेश जब नैनीताल हाईकोर्ट देता है तो उसके बाद इस तरीके का उपद्रव भी देखने को मिलता है। यह उपद्रव तो कुछ घंटों में या 1-2 दिन में शांत हो जाएगा। हो सकता है ध्वस्तीकरण के बाद जो अवैध रूप से बसे हुए इमारतें हैं, बनी हुई इमारतें हैं, उन इमारतों को भी ध्वस्त कर दिया जाए। लेकिन डेमोग्राफिक चेंज, मजबूत भू कानून और मूल निवास, ये एक ऐसा विषय है जिसे लेकर गंभीरता से सोचना ही होगा और यह भी देखना होगा कि जो लोग उत्तराखंड में आके बस रहे हैं वो वास्तव में कौन है, उनका रिकॉर्ड क्या है। भले ही वो स्थायी रूप से नहीं बस रहे हो, फिर भी जांच परत
होनी चाहिए। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।